हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपने इसकी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो इसमें आपका पहला प्रश्न ये है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको समीकरण दी हुई है, आपको बताना है किसका एक हल है या किसके अनेक हल हैं या फिर किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, यदि एक हल आता है, केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल, उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अभी तक आपने दो विधि पढ़ ली है, एक प्रतिस्थापन और विलोपन, सॉरी एक आपने ग्राफ विधि भी पढ़ी है। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। चलिए इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहले तो हम इसको चेक करेंगे इसके कितने हल हैं। पहली समीकरण आपकी है x माइनस 3y-3 बराबर 0, और ये है आपका 3x माइनस 9y-2 बराबर 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण, आपके पास दो समीकरण है, ये तो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, a1 b1 c1 निकालेंगे। ठीक है, या ये लिखिए समीकरण 1 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, इससे तुलना करने पर आपको क्या मिलता है, देखिए a1 क्या होगा, x का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, x के साथ में क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 होता है गुणांक। ठीक है, और b1 कितना है, माइनस का 3, और c1 कितना है यहाँ पर देखिए माइनस का 3। a होता है आपका x का गुणांक, b होता है आपका y का गुणांक, y का गुणांक कितना है, -3, और c होता है आपका अचर पद। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 की करेंगे तुलना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो हमें यहां से a2 कितना मिलेगा, देखिए बच्चों a2 यहां से मिलेगा, x का गुणांक कितना है 3, और b2 क्या होता है, y का गुणांक कितना है यहाँ पर माइनस का 9, और c2 क्या होता है बच्चों, अचर पद कितना है यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 हम ज्ञात करेंगे। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, 1/3 आ गया। अब हम देखेंगे b1 बाई b2, b1 कितना है हमारा -3 और b2 कितना है माइनस का 9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे c1 बाई c2। ठीक है, कोमा लगा लीजिए, c1 कितना है, यहां से देखिए माइनस का 3 है और c2 कितना है माइनस का 2 है, माइनस से माइनस अगर काट भी दे तो ये बचेगा आपका 3/2। अब यहाँ से देखिए ये दोनों तो इक्वल आए हैं, a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3, लेकिन c1 बाई c2 आपका इसके इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 बराबर आ गया है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं आया c1 बाई c2 के। और ये कंडीशन क्या कहती है कि ये समीकरण जो है दोनों समांतर हैं, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो हमें इसको हल करना ही नहीं है। ठीक है, हमें हल किसको करना है, जिसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में हम उसे वज्र गुणन से करेंगे। तो हमने यहाँ चेक करके जब देखा तो इनका कोई हल नहीं है, तो हमें इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं। आइए बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस
y बराबर 5 ये दिया हुआ है, ये दिया है आपको 3x प्लस 2y बराबर 8। आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, आप सबसे पहले इन समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिख लीजिए। 5 को इधर लाके लिख लीजिए, तो ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। 5 इधर आ गया, समीकरण नंबर 1 है ये। इसको भी ऐसे लिख लीजिए 3x प्लस 2y और 8 इधर लेकर आएंगे, माइनस का 8 बराबर 0। तो ये किसकी फॉर्म आ गई, ax प्लस by प्लस सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण यहां हम एक साथ कर लेते हैं तुलना। समीकरण 1 व 2 की ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो हम क्या करेंगे, हमें a1 क्या मिलेगा, a1 x का गुणांक क्या होगा 2, b1 क्या होगा बच्चों 1, y का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, और हमारा c1 क्या होगा, अचर पद कितना है -5। इसी तरह हम a2 देखेंगे, a2 कितना है बच्चों, x का गुणांक 3, और b2 कितना है, b2 y का गुणांक 2, और c2 क्या होता है हमारा अचर पद कितना है -8। ठीक है, अब ये तुलना कर ली। अब a1 बाई a2 चेक करो, a1 बाई a2 मतलब a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, 2/3 आ गया। अब b1 बाई b2 चेक कर लो, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। जब ये दोनों बराबर नहीं आए हैं तो तीसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और जब ये वाली कंडीशन आती है तो हमें c1 बाई c2 चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अब अद्वितीय हल है तो इसको हल करना है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रश्न में कि यदि उसका अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब वज्र गुणन विधि में क्या होता है, आप एक काम करेंगे, वज्र गुणन विधि ऐसे होती है, यहां लिख लेंगे आप x, यहां लिख लेंगे आप y और यहां लिख लेंगे आप 1। ठीक है, इसके अपोन में आप एक चीज याद रखें, या तो आप याद रखें 23 12 और या याद रखे हैं BCAB। ये हमने क्यों लिखा है, देखिए पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर B1 B2 C1 C2 A1 A2 और यहाँ पर B1 B2। देखिए BCAB, ये आपको याद रखना है, बहुत आसान विधि है ये वज्र गुणन। ठीक है, या तो आप 23 12 याद रखें या आप BCAB याद रखें। अब देखिए B1 क्या है हमारा, यहां से हम देख लेंगे B1 कितना है 1 और B2 कितना है बच्चों 2, C1 कितना है -5 और C2 कितना है -8, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, A1 2 है और A2 कितना है 3। यहां से B1 1 है और B2 2 है, B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। अब आप क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें होगी और माइनस लगा के इसकी गुना इसमें, तो क्या लिखेंगे x अपॉन क्या लिखेंगे 1 की गुना -8, ऐसे लिखेंगे 1 गुना -8, माइनस लगाएंगे फिर यहाँ पर, फिर लिखेंगे 2 गुना -5, इस तरह से आप लिख लेंगे बराबर y अपॉन, ये तीर ऐसे आया ये तीर ऐसे गया तो यहीं से शुरू होगा, ये ऐसे जाएगा मतलब -5 गुना 3, -5 गुना 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ लगेगा फॉर्मूले में माइनस है, और फिर क्या लिखेंगे -8 गुना 2, इस -8 को ऐसे लिखेंगे -8 गुना 2 बराबर 1 अपोन में इसकी गुना इसमें कर देंगे, मतलब 2 गुना 2 -3 गुना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे x अपोन में 8 एकम -8 और 2 पंजे 10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो गया बराबर y अपोन में 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16 मतलब प्लस का 16 बराबर 1/2 दूनी 4 और -3 एकम 3। तो ये हो जाएगा x बटे -8 प्लस 10 कितने होंगे प्लस के 2। ठीक है, बराबर y बटे -15 प्लस 16 कितने होंगे प्लस का 1
बराबर 4 माइनस 3 कितने होंगे? 1, 1/1। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। पहला और तीसरा लेकर x का मान आ जाएगा, दूसरा और तीसरा लेकर y का मान आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे? 1 व 3 से। 1 व 3 क्या कहता है कि x/2 बराबर 1/1। x की गुना 1 में कर दो, x से कम x बराबर 2 की 1 में कर दो, 2 एकम 2। x का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 2 व 3 से 2 में क्या है? y अपॉन 1 बराबर 1/1। y की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर, और 1 की 1 में करेंगे 1, तो y का मान कितना आ गया है बच्चों? 1। तो देखिए ये आपका आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने चेक किया, यहाँ से ये कंडीशन आई बनके, तो ये कंडीशन कहती है कि ये एक अद्वितीय हल है। अगर इसमें लिखा था अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए, और ये आपकी वज्र गुणन विधि से आपका हल आ गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न कर लेते हैं इसका। तीसरे में दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर कितना है? 20, और 6x माइनस 10y बराबर कितना है? 40। देखिए, वैसे आप जो इसके हल ज्ञात करेंगे, अद्वितीय हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं, अगर ये ज्ञात करेंगे तो आपका a1 b1 c1 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि से करने के लिए आपको ये फॉर्म लानी पड़ेगी। पहले इस फॉर्म में प्रश्न को आप लिख लेना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें पहले चेक करना है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, 3x माइनस 5y, 20 को इधर लाएंगे, माइनस का 20 बराबर कितना है? 0, और 6x माइनस का 10y और माइनस का 40 बराबर कितना है? 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, इससे तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका a1 आपको कितना मिल रहा है? x का गुणांक कितना है? 3, और b1 क्या होता है? y का गुणांक कितना है बच्चों? -5, और c1 क्या होता है? अचर पद कितना है? माइनस का 20। a2 देख लीजिए, a2 कितना है? x का गुणांक 6, और b2 कितना है? y का गुणांक माइनस का 10, और c2 कितना है? अचर पद कितना है इसमें? -40। ठीक है, अब देखेंगे a1 बाई a2। a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। चलिए b1 बाई b2 देख लो, माइनस का 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/2। ये भी, और c1 बाई c2 जब आप देखेंगे तो क्या आएगा? -20 बटे -40, माइनस से माइनस कटा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये भी कितना आ गया? 1/2। देखिए बच्चों तीनों बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे? a1 बाई a2 बराबर आ गया b1 बाई b2, और ये बराबर आ गया है c1 बाई c2। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो समीकरण कहती है कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके अनेक हल हैं। ठीक है, अब अनेक हल हैं तो इसको हमें हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। आइए इसका चौथा प्रश्न कर लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है इसकी 3x माइनस 3y
और -15 बराबर 0। ये पहले से ही ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर क्या है आपकी 2। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आपको a1 क्या मिलेगा, x का गुणांक कितना आएगा 1। b1 क्या मिलेगा, y का गुणांक कितना है यहाँ पर -3। और c1 कितना है आपका यहाँ पर अचर पद -7। a2 देखेंगे आप, a2 x का गुणांक कितना है 3। b2 मतलब y का गुणांक कितना है बच्चों -3। और c2 आपका अचर पद कितना है -15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a1 बाई a2 देखेंगे, a1 बाई a2 कितना है 1/3। ठीक है, और आपका b1 बाई b2 कितना है -3/-3। यहाँ देखिए -3 बटे माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, तो ये 1/1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, ये जब बराबर नहीं आते हैं a1 बाई a2 तो 1/3 है, b1 बाई b2 1/1 है, तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं आते तो c1 बाई c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि a1 बाई a2 बराबर नहीं आया है b1 बाई b2 के, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी क्या कहती है कि इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, और अद्वितीय हल है तो आपको हल करना है, अद्वितीय हल है। ठीक है, और जब अद्वितीय हल है तो इसको हल करेंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले x के अपोन में वही याद रखेंगे 23 12 या BC AB आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ y अपोन और यहाँ 1 अपोन, तो यहाँ क्या आ जाएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो B1 कितना है, यहां से देखिए B1 कितना है -3, B2 भी कितना है -3, C1 कितना है -7, C2 कितना है -15, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, B1 कितना है आपका -3 और B2 कितना है -3। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको करना है यहाँ x अपॉन लिख लेंगे, यहाँ y अपॉन, यहाँ 1 अपॉन। ठीक है, तो x के साथ, x के नीचे आपको क्या लिखना है, इसकी गुना इसमें करा गई, मतलब -3 गुना -15, मतलब B1 C2 मतलब -3 गुना -15। तो लिखेंगे -3 गुना -15, फिर यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे और इन दोनों की गुना लिखेंगे, मतलब B2 C1 मतलब -3 गुना -7, आप लिखेंगे -3 गुना -7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y के अपोन में क्या लिखना है, -7 की 3 में गुना, C1 A2 मतलब -7 गुना 3, -7 गुना 3, और यहाँ माइनस है फॉर्मूले में, और यहाँ हो जाएगा -15 गुना 1, ये हो जाएगा आपका -15 गुना 1। अब 1 के अपोन में आपको क्या लिखना है, 1 गुना -3, 1 गुना -3, और यहाँ माइनस फॉर्मूले में है, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 गुना -3, ऐसे लिखेंगे 3 गुना -3। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, x अपोन 15 तिया 45 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 45, 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21, और यहाँ माइनस है -21। ठीक है, बराबर y अपोन 7 या 21 और माइनस, माइनस का 21, 15 एकम 15 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15, बराबर 1 अपोन 3 एकम 3 माइनस का 3, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x अपोन 45 माइनस 21 कितने होंगे बच्चों 24, y अपोन -21 प्लस 15 कितने होंगे माइनस के 6, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, बराबर -3 प्लस 9 कितने होंगे 6, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है,
ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो क्या करेंगे 1 व 3 से, तो क्या करेंगे x बटे 24 बराबर 1/6 गुना कर लो x की 6 में 6x बराबर कितने हो जाएंगे 24। तो x कितना आएगा 24/6, तो x कितना आ जाएगा 6 चौक 24, x कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 व 3 से, यहां करेंगे 2 व 3 से, 2 क्या है y बटे माइनस का 6 बराबर 1/6, y की 6 में गुना करेंगे तो कितने आएगा 6y बराबर -6 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा -6। ठीक है, y बराबर कितना होगा -6/6, इससे इसको काटेंगे 6 एकम 6, y बराबर कितना आ जाएगा -1, और ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपके हल क्या आए हैं x बराबर 4 और y बराबर -1। तो ये आपकी थी वज्र गुणन विधि। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। तो बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।